Good morning, student. The next topic we'll do in wheat is the cultivation of wheat. But this first slide is the last slide of the previous lecture, the structure of wheat grain. I've added this one more picture over here because this is much more clearer picture if you have to make the diagram. You can take the help of the labeling here and here, or you can take the help of the book to make the notes on the structure of wheat grain. Diagrammatically this is quite clear, तो ये आप रख सकते हैं. If you want to make this one, this is also clear. Okay, so ये एक addition और की थी मैंने. So we'll start with next topic, that is cultivation of wheat. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी होती है that is the location. If the location or you can say the soil, right, जहाँ जो जगह जहाँ पे हमने फार्मिंग करनी है उसकी जो सॉइल है वो किस तरह से होनी चाहिए. द सॉइल शुड बी लोमी इन टेक्सचर. तभी आपको बोला है ये जो गैंजेटिक प्लेन्स होते हैं सारे के सारे, जहाँ पे गंगा नदी पहाड़ों से उठ करके आती है नीचे और वो जब स्लो हो जाती है तो अपने तटों पे ऊपर से बहाई हुई जो नदी होती है जिसका फाइन टेक्सचर होता है और काफ़ी अच्छी होती है वो क्वालिटी में, और उसमें मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो वहाँ पे ला करके मैदानों में वो बिछा देती है. ठीक है. सो इसीलिए जो गैंजेटिक प्लेन्स होते हैं दे आर वेरी फर्टाइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट. ओके. सो अगर जो नदियों के द्वारा लाई हुई जो वो होती है, क्या नाम, सॉइल होती है, वो लोमी होती है टेक्सचर में, है ना, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है मॉडरेट होती है. बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए क्ले जैसी और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए सैंड जैसी. तो उन दोनों के बीच का जो टेक्सचर है वो होता है मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और मिनरल तो इसमें होते ही होते हैं. तो पहला चीज़ है कि हमारी जो सॉइल है, जो हमारी लोकेशन है, इट शुड बी गुड and it should be having the loamy texture and moderate amount of water holding capacity and proper aeration भी इसमें अच्छी होती है. ठीक है. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में. हमने बीज को जब उगाना है तो हमें सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हमने बस जगह देखी और अपना बीज जो है उसमें डाल दिया और बीज हो गई, राइट. उग तो वो फिर भी आएगी बट वैसे नहीं होगी जैसे होनी चाहिए. सो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द फार्मिंग, राइट. सो हमें प्लोइंग करनी पड़ती है. प्लोइंग में हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी जगह जो है वो प्लेन है, या अगर आपका बहुत हिली रीजन है और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप बैलों के द्वारा भी प्लोइंग जो है मैनुअली उसको कर सकते हैं, राइट. और मैनुअली प्लो करने के बाद हमें जो है प्लैंकिंग करनी पड़ती है. प्लैंकिंग का मतलब होता है लेवलिंग. सो ये भी एक वुडन प्लैंक होता है, राइट. और वुडन प्लैंक जो है ये जो इसके बड़े बड़े ढेले होते हैं ना, ये तोड़े जाते हैं, कई बार मैनुअली भी तोड़े जाते हैं. अगर आप गांव में देखो पुराने प्रैक्टिसेस में तो उनकी जो टिलिंग थी वो भी की जाती थी और फिर उसके बाद लेवलिंग की जाती थी. इस तरह से वुडन प्लैंक ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे ये बुलक कार्ट के पीछे यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, तो उससे मैदान जो होता है वो सपाट हो जाता है और अच्छा हो जाता है. फिर उसके बाद हमने नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऐड करने होते हैं. नेचुरल फर्टिलाइजर में हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है ना, जो गोबर होता है, गोबर वाली जो खाद होती है जिसको से गोबर को सड़ा के बनाया जाता है वो डाला जाता है, राइट. और अच्छे से उसको फैलाया जाता है और उसके बाद दोबारा एक और बार हमने इसकी प्लैंकिंग करते हैं और दोबारा से थोड़ा सा उसको हल्का सा प्लो करते हैं और प्लैंकिंग करते हैं ताकि ये जो मैन्योर है ये अच्छे से फैल जाए. ओके. और अगर हमने इसमें कमर्शियल वीट फार्मिंग में हम लोग कई बार इस तरह से जो है यूरिया की खाद जो है वो भी डालते हैं, पोटाश की खाद. तो इसके अंदर जो एवरेज इसकी वो होनी चाहिए, मतलब कि कितना कितना होना चाहिए. तो 1 एकड़ के लिए अगर हम देखें तो 50 kg नाइट्रोजन, 25 kg फॉस्फोरस और 12 kg पोटाश जो है वो होना चाहिए एक एकड़ के लिए. तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी होना चाहिए सॉइल में और ये थोड़ा सा मिनरल कंटेंट जो है केमिकली वो भी होना चाहिए अगर आप बहुत कमर्शियली कर रहे हैं. अदरवाइज ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है दिस इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. अब हम आते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में. कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का वेदर रिक्वायरमेंट में
ना वेदर रिक्वायरमेंट क्या कहती है, ये कहती है कि जो हमारा वीट प्लांटेशन का वेदर है वो होता है हमारा थोड़ा सा मॉइस्ट और कूल होना चाहिए, है ना। तो ये आता है हमारा अभी आजकल का जो सीजन चला हुआ है, यानी कि अक्टूबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, है ना, जब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होता है। 21 to 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर हमारा चाहिए होता है। तो ये हमारा सुटेबल टेम्परेचर है वीट के लिए। फिर चलते हैं हम लोग वेदर रिक्वायरमेंट के बाद सीडिंग। नाउ सीडिंग जो होता है, सीड हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, या कई बार जो किसान लोग होते हैं अपनी पिछली फसल में से कुछ एक सीड्स जो हैं वो बचा के रखते हैं, या फिर सरकार भी जो है आपको सीड्स सस्ते दामों पे जो है वो दे देती है। नॉर्मली 40 से 50 kg ऑफ सीड्स जो है 1 एकड़ लैंड में काफ़ी अच्छी जो है पैदावार देते हैं, राइट। फिर इसके बाद जो प्लांटिंग करनी होती है, ये जो है 4 से 5 सेंटीमीटर जाना चाहिए सॉइल के अंदर, राइट। और हम उसको रोज में डालते हैं, जैसे ये रोज है ना, इन रोज में हम लोग उनको डालते हैं। हम इनको मैनुअली भी डाल सकते हैं, हम इनको मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा भी डाल सकते हैं, है ना। और जो स्पेसिंग होती है वो 20 से 22 सेंटीमीटर के आसपास रोज के बीच में होनी चाहिए। सॉइल के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए, और आपस में रोज में जो ये जो स्पेसिंग है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो कटाई के दौरान अच्छा हेल्प होती है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अपना जो है इसमें थोड़ा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर आप इस तरह से फेंक के करते हैं, है ना, सीड को जो है सीधा फेंक के जो है इसमें अपने फील्ड में फेंक के भी डाल सकते हैं। बट उससे क्या होता है कि बहुत जो पैदावार होती है, टाइम तो कम लगता है पर थोड़े से उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, या लाइनों में उनको करो, या फिर ऐसे फेंक के करो, या फिर आप ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ है सीडिंग एंड प्लांटिंग में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केयरिंग में। इसमें फर्टिलाइजेशन आप कितना डालना चाहते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अच्छे से किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज बाद में आप थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर जो पहले बोला है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वाटरिंग आती है। वाटरिंग में इरिगेशन फैसिलिटीज जो है, जहाँ पे कूलें वगैरह होती हैं हमारे एरिया में, जैसे ये जो है कच्ची नालियाँ, है ना, इनसे हो सकता है, या फिर ट्यूबवेल्स होते हैं पंजाब के खेतों में, इस तरह से ट्यूबवेल बोले जाते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा और अच्छा से करना चाहते हो तो दीज आर स्प्रिंकलर्स, जो स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं। और या फिर ये जो दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, है। तो ये दो जो हैं ये काफ़ी इकोनॉमिकल माने जाते हैं। पानी की इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है पानी। और यहाँ अगर बात पानी ज़्यादा है तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कैनाल सिस्टम और ट्यूबवेल सिस्टम। और ये जो इसमें टाइमिंग होती है वाटरिंग की, फर्स्ट इरिगेशन मस्ट बी डन आफ्टर 20 to 25 डेज आफ्टर प्लांटेशन, है ना। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पौधा 25 कर दिन का, तो तब उसके ऊपर थोड़ा वाटर इरिगेशन करते हैं। और उसके बाद टोटलिटी में हमने 4 से 5 बार उनको ज़मीन को भिगाना पड़ता है, और वो 20-20 दिन के अंतराल पे जो है हम उसको भिगोते हैं अपनी ये वाटरिंग करते हैं अपनी वीट को, ठीक है। फिर आता है हमारा वीडिंग। वीड का मतलब क्या होता है? वीड का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट जो कि आपकी फील्ड में जहाँ पे आपने उगाया हुआ है उसके साथ उग रहे हैं, और वो सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, सन ले लेते हैं, है ना। और उनके वजह से पेस्ट भी आ जाते हैं कई, तो वीड्स निकालना बड़ा ज़रूरी होता है अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है। अगेन ये चीज़ जो है वो आप मैनुअली कर सकते हो या आप मशीन्स के द्वारा कर सकते हो, है ना। तो और इस तरह से अगर चैनल्स बनी होती हैं तो वीडिंग करना बहुत आसान हो जाता है, मशीन के द्वारा भी और मैनुअली भी। तो वीडिंग के लिए आप
चाहे तो ये फावड़े से या उससे कर सकते हैं अपनी गेंती से, लेकिन हम कई बार स्प्रे भी करते हैं इस तरह से। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है ना, तो हम केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये केमिकल स्प्रे मैनुअली भी होता है, मशीन के द्वारा भी होता है। तो इससे क्या होता है, ब्रॉड लीफ जो प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पिछले साल वीडीसाइड ऑक्जेंस में, ऑक्जेन का जो आर्टिफिशियल आईबी है वो 3,4-D है ना, वो एज ए वीडीसाइड यूज करते हैं। तो इन इन जगह पे वीड्स के ब्रॉड लीफ को वो मारता है, बट वीट को नहीं मारता, मोनोकॉट्स को नहीं मारता है। तो इस तरह के वीडीसाइड जो है वो भी हम स्प्रे कर सकते हैं फॉर प्रॉपर यील्ड। फिर आता है हमारा डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल। अब डिजीजेस तो बहुत सारी हैं, मैंने मेन यहाँ पे रखी है, आप गूगल कर सकते हैं या बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एफिड्स हैं, दीज आर द इंसेक्ट्स जो कि सैप फ्लावर से सारा चूस लेते हैं। तो इसके लिए इमेडको पेरिड जो है, ये इसका स्प्रे हो जाता है ना, तो ये यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये है लोकस्ट। लोकस्ट जो होते हैं इनको भी मैनुअली कुछ डब्बे से पीट के या कुछ इस तरीके से लोकस्ट जो है, ये भी अभी पीछे ऐसे लोकस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पूरे उत्तरी भारत में, है ना। तो कुछ डिजीजेज जो है, जैसे रस्ट भी, पिछले साल हमने रस्ट पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने रस्ट। और एक तरह का स्मट भी होता है और एर्गॉट भी होता है। ये एर्गॉट है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, दीज आर एक्चुअली द स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया जो डिजीज को कॉज करती है। और इसमें क्लेविसन होता है, एक तरह का क्या बोलते हैं, केमिकल जो कि इट इज पॉइजनस, है ना, जो भी खा लेता है तो वो पॉइजनस होता है। फिर ये रस्ट जो है हमने पढ़ा था कि रस्ट ऑफ वीट पक्सीनिया ग्रामिनिस से होता है। तो इसमें अगर प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज होंगी या अल्टरनेटिव होस्ट जो हमारे बारबेरिस है उसको हम हटा सकें, या फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डक्स मिक्सचर, है ना। तो इस तरह के चीज़ें जो है हमारी आती हैं पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। तो ये चीज़ भी हमने ध्यान में रखनी है कि जब इनमें बालियां पड़ जाती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शुरू हो जाती हैं, पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट, फ्लैक्स मड, बहुत सारी हैं। मैंने कुछ एक पिक्चर्स और कुछ एक ये चीज़ें डाली हैं ताकि आपको पता रहे। यू कैन गो थ्रू, गूगल में आप डाल सकते हैं, 4-5 चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप इफ़ यू वांट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो है वीट रस्ट किस तरह से जाता है, या फिर किस तरह से जाता है, एर्गॉट किस तरह से जाता है, और ये मैनुअल मीन से, लोकस जो है मैनुअल मीन से जाते हैं अगर शोर मचाएं जोर से डब्बे और टीन पीट के। फिर आता है हमारे पास चलो वीट बड़ी हो गई है ना, और उसमें दाने भी पड़ गए, आपने सारा कुछ अच्छे से किया है। अब हार्वेस्टिंग टाइम आ जाता है आपका। तो हार्वेस्टिंग टाइम कब होना चाहिए एग्जैक्ट? हार्वेस्टिंग टाइम हमारा जब आता है जब उसके लीफ और स्टेम जो होती है वो येलो होने लगती है ना, और ड्राई होने लगती है। बहुत ज़्यादा ड्राई का हम वेट नहीं करते हैं, वाई, बिकॉज फिर दाने झड़ने लगते हैं। इसलिए जब वो येलो होने लगती है और ड्राई होने लगती है तो उसकी कटाई जो है वो शुरू कर दी जाती है ना। तो डेड राइप होने से पहले ही तो वो लॉस हो जाता है यील्ड में। अगर बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है तो झड़ जाते हैं दाने यहीं पे। तो इनको मैनुअली जो है मैनुअली काट रहे हैं दराटी से या हंसिए से, है ना, सिकल। और फिर इसके बाद जो है कुछ इस तरीके की मशीन्स होती हैं जिनको कंबाइन हार्वेस्टर बोला जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, फील्ड में ही इससे वो भूसा और दाने अलग कर देता है, यानी कि हार्वेस्टिंग भी करता है, ये थ्रेशिंग भी करता है, ये विनोइंग भी करता है ना। तो जो भूसा वगैरह होता है वो मैदान में गिरता रहता है और बीज जो होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। ये चीज़ जो है ये डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा यूज़ करती है कंबाइन हार्वेस्टर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इसका भूसा निकलता है उसकी इतनी ज़रूरत वो लोग महसूस नहीं करते हैं, जबकि इंडिया जैसी कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे भूसा जो है वो एज ए एनिमल फीड यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। तो इसलिए वो उसका जो लॉस है वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए बेटर है कि इंडिया जो है वो नॉर्मल दूसरी वाली जो ऑप्शंस हैं, जैसे थ्रेशिंग है, ये थ्रेशर जो है वो यूज़ करते हैं। ये मैनुअल थ्रेशिंग है, ये मशीन द्वारा है थ्रेशिंग,
यही यूज़ की जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज थ्रेशिंग मीन्स टू रिमूव द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, और उसका जो चैफ है वो निकल जाए और एडिबल पार्ट जो है वो जो दाना है वो अलग हो जाए। तो इसमें जो भूसा है ये एक तरफ को इकट्ठा हो जाता है, और जो उसके दाने हैं वो एक तरफ को इकट्ठे होते हैं थ्रेशर में, और वो भूसा हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दी दिस थिंग कैटल फीड, है ना। तो इसमें कई बार पुराने टाइम में क्या होता था, खलिहान में इनको बिछा दिए जाते थे और ऊपर से घोड़े, डोंकीज या बुल, है ना, जो बोलते हैं जिनको हम बैल, है ना, इनको उनके ऊपर चलाया जाता था गोलाई में, है ना। और तब भी जो है वो ग्रेन जो है निकल आते थे ईयर्स में से। और फिर उसके बाद उनकी विनोइंग की जाती थी। विनोइंग का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से उठा उठा करके जो है करते हैं ताकि धान और वो चीज़ अलग हो जाए मैनुअल इस वे में। और जब थ्रेशिंग से होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं उनको और एक तरफ फैन लगा देते हैं, या अगर हवा चल रही होती है ज़्यादा तो ऊपर से गिराते हैं, तो जो हल्का जो उसका भूसा होता है वो एक तरफ हो जाता है, और जो दाने होते हैं वो एक तरफ गिरते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस में, विनोइंग, राइट। एंड द प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन वेट। ओके, सो ये विनोइंग आ जाएगा, थ्रेशिंग, विनोइंग। फिर आता है आपके पास सीड हो गए हैं, फिर आपने उनको स्टोर करना है, क्योंकि इतनी सारी वीट आप खुद तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो गोदाम में ले जाते हैं यूजुअली। गोदाम जो होते हैं बड़े बड़े बोरों में रख के, बड़ी बड़ी शेड्स होते हैं उनमें चलते हैं, या फिर ये इस तरह से कंटेनर होते हैं जिनको साइलो बोला जाता है, SILO, ठीक है। इनके अंदर जो है ये क्योंकि स्टोरेज में क्या होता है, कई बार मॉइस्चर आ जाता है, कई बार क्या बोलते हैं फंगस आ जाती है, या चूहे घुस जाते हैं, है ना। तो ऐसे जगह में प्रोटेक्शन के लिए साइलो में यूज़ किया जाता है, तो इसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है ना। और ये ग्रेन साइलोस जो है, या अर्दन के हो सकते हैं वो, मिट्टी के, या फिर आपने देखा होगा पुराने टाइम में, अगर आपने दादे और उनके घरों में, तो बड़े बड़े वो होते थे, क्या बोलते हैं, बांस के बनाए होते थे बड़े बड़े ड्रम्स, और उन पे गोबर से लिपाई करते थे। तो उससे क्या होता था, जो पेस्ट होते हैं ना, कीड़े, वो गोबर की स्मेल से आते नहीं हैं, और क्या बोलते हैं, चूहे और उन सब से बचा के रखते थे, है ना। फंगस से बचा के रखते थे, मॉइस्चर नहीं लगता है ऐसे, मॉइस्चर से बचा के रखते थे। अदरवाइज इन सब चीज़ों से आपने इतनी मेहनत की है स्टार्टिंग से, और अगर लास्ट में जाकर के इस स्टेज में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या चूहे, क्योंकि चूहे बहुत हद तक इंडिया में बहुत हद तक चूहे जो हैं वो खा जाते हैं, है ना, अगर उनको ढंग से ना रखें तो मॉइस्चर लग जाता है, काले हो जाते हैं, फिर कौन खाएगा इनको, है ना, उनकी वेस्टेज होती है। तो इतनी मेहनत जब आपने की है पूरे साल भर, तो बेटर है कि आप उसका फ़ायदा भी उठाएं। तो इसलिए जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, फिर हम ठीक है। आते हैं तो उसकी। ग्राइंडिंग जो है वो दो तरीके से होती है। पहले टाइम पे चक्की यूज की जाती थी, मैनुअल होता था काम। फिर जो है वो पानी के साथ यूज होने लगा, कई बार बैलों के साथ यूज होता है।